अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी का लेक्चर। हमने अपनी लास्ट क्लास में क्रोमेटोग्राफी के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ी, पेपर क्रोमेटोग्राफी किया और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे लाके एंड किया था हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। जब मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ी सी मैंने बातें आपको बताई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि यार चार चीज़ों का ख्याल रखना कि किसी भी क्रोमेटोग्राफी के अंदर मोबाइल फेस क्या है, नंबर वन। नंबर टू, आपका स्टेशनरी फेज क्या है। नंबर थ्री, आप अपनी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को एड्जॉर्प्शन कह रहे हैं या फिर पार्टीशन कह रहे हैं। अगर आपका स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो आप बोलेंगे टेक्निक का नाम एड्जॉर्प्शन है। और अगर आपकी क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो आप उसे पार्टीशन कहते हैं। दैट्स इट। हमने सबसे पहले पढ़ा पेपर क्रोमेटोग्राफी, फिर हमने पढ़ा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, जैसे जैसे मैं आपको क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स कराता जाऊंगा ना, एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि ये ना ग्रेजुअली ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स होती जा रही हैं। यानी अगर मैं तुमसे बोलूं कि सबसे बेसिक टेक्निक कौन सी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, उससे थोड़ी एडवांस कौन सी है, थिन लेयर। फिर इसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड फिर जीएलसी और फिर एचपीएलसी। अच्छा, अगर मुझसे कोई पूछे कि सर फर्क तो कुछ भी नहीं है थिन लेयर में और पेपर क्रोमेटोग्राफी में, कोई फर्क नहीं है। देखो गौर से देखो, ये उस अगर तुमसे कोई पूछे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी से कंपैरेटिवली ज्यादा एडवांस्ड क्यों है, तो सुनो। पहली बात ये, वहां पर आपका स्टेशनरी फेस 10% था, यहां पे आपका स्टेशनरी फेस 100% है, तो ज्यादा अच्छी सेपरेशन होगी, नंबर वन। नंबर टू, आप पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर अपने कंपोनेंट्स को निकाल नहीं सकते। इसमें आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको याद है ग्लास की प्लेट के ऊपर ये आपको पॉइंट्स मिले, एक मिला एक्स एक मिला वाई, ठीक है। अगर आप, जाहिर बात है, एक ग्लास की प्लेट के ऊपर आपने पेस्ट किया हुआ था एलुमिना या सिलिका, तो अगर आप इसे स्क्रैच कर दें, यानी स्पैचुला लेके इन पॉइंट्स को स्क्रैच करें, जैसे मैं यहां से इसको स्क्रैच करूं स्पैचुला से और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दूं, इसका मतलब है मैं इसे निकाल भी सकता हूं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये नहीं कर सकता। तो मैं कह सकता हूं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कंपैरेटिवली ज्यादा एडवांस टेक्निक है देन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये है। बाकी रिटेंशन फैक्टर वगैरह सब कुछ एज इट इज रहता है। अब देखो, मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि क्रोमेटोग्राफी किसी भी टाइप की हो, इन तीन चीजों से बाहर नहीं जाती, राइट। ये तीन चीजें ही घूमती रहती हैं। अब जैसे मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपको जब समझा रहा था, तो भी मैंने आपको उन्हीं तीन चीज़ों के बारे में बताया, मोबाइल फेस कौन है, स्टेशनरी फेस कौन है, और टेक्निक जो है वो पार्टीशन है या फिर एड्जॉर्प्शन है। इसी तरीके से हमने टीएलसी के अंदर भी यही बातें की। अब जरा मेरी थर्ड क्रोमेटोग्राफी की टाइप देखिएगा, ये टीएलसी से भी ज़्यादा एडवांस्ड है। कैसे? देखो, लेट मी टेल यू। हमारी थर्ड क्रोमेटोग्राफी का नाम है, थर्ड टाइप की, वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इसका मैकेनिज्म वगैरह आपको पेपर में नहीं पूछता कैसे होता है काम, बस आपको टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए कि हो क्या रहा होता है। जैसे आपने ब्यूरेट देखी है ना, ब्यूरेट 50 सेंटीमीटर क्यूब की होती है, जो नॉर्मली आपने लैब में यूज की। अच्छा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी ब्यूरेट की तरह की एक ट्यूब होती है, बट उसकी जो लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है, जबकि उसमें 50 थी। वो तो लॉन्ग होती है, थोड़ी शॉर्ट होती है। अब जरा देखिएगा इसमें हो क्या रहा है, मैं बताता हूँ। हम करते क्या है, स्टेप्स थोड़े अगर आपको समझ में आ जाएंगे ना, तो आपको उसकी ट्रिक समझ में आ जाएगी, बेसिकली उसमें हुआ क्या होगा।
इस तरह का एक कॉलम होता है तकरीबन 30 सेंटीमीटर। हम करते क्या है उसमें, देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसमें ना सबसे नीचे यहाँ पर इस जगह पे कॉटन वूल रख देते हैं। अब जरा मैंने कहा ना, जरा टेक्निक समझ में आ जाएगी कि बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा तो पूरी लॉजिक समझ में आ जाएगी। यहाँ पे होता है कॉटन वूल, आप यहाँ पे कॉटन वूल प्लग्ड इन कर देते हैं, नंबर 2। अब आप क्या करते हैं, इस पूरे कॉलम के अंदर पाउडर्ड फॉर्म में, पूरे कॉलम में पाउडर्ड फॉर्म में एल्यूमिना या सिलिका फिल कर देते हैं। जैसे आपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर पेस्ट किया था ना, अब हमने क्या किया गौर से देखिएगा, इसमें पाउडर डाल दिया। ये होता है पाउडर्ड, ये एल्यूमिना भी हो सकता है, Al2O3 हो सकता है, या फिर सिलिका हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिल कर दिया आपने। अब आप देखें टेक्निक, स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में आपने क्या किया, ऐड वाटर। जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो होगा क्या, ये जितना पाउडर्ड है ये सारा सेटल डाउन हो जाएगा। और आपने वाटर ऐड करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि वाटर जब आप ऐड करेंगे तो ऐसा ना हो कि ये पूरा खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। मतलब वाटर यहां तक रहना चाहिए हर हाल में, वरना नुकसान हो जाएगा ऊपर तक, यहां तक। वरना अगर ये ड्राई हो गया तो ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, सख्त पत्थर की तरह हो जाएगा, तो उसमें से फिर आप सेपरेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी इसलिए डालते हैं ताकि पाउडर सेटल डाउन हो जाए, पूरा एक अच्छा सा पैक्ड कॉलम बन जाए। अब जैसे ही वाटर डालते हैं उसके साथ हम उस सॉल्वेंट को डालना शुरू करते हैं जो हमने यूज करना है एज अ मोबाइल फेज। फॉर एग्जाम्पल स्टेप 2, ऐड हेक्सेन ले लो या कोई एस्टर ले लो या कोई भी इथेनॉल वगैरह ले लो वगैरह या मैंने मीथेनॉल लिखा वगैरह, जो भी हो आपका। जब आप इसमें मीथेनॉल ऐड करेंगे तो आप एक काम करेंगे, नीचे से ये टैप खोल के, ताकि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आए सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट नीचे आता जाएगा। आप इसमें से ना उसको ड्रेन करते जाए, नीचे कोई बीकर रख दें, कुछ भी रख दें XYZ। और जब ये अच्छे तरीके से इसके सारे बबल्स वगैरह सब खत्म हो जाएं तो तकरीबन यहां तक ला करके इथेनॉल या कोई भी अपना सॉल्वेंट डाल करे, ये सॉल्वेंट है ठीक है, हमेशा थोड़ा सा ऊपर तक रखना है। रीजन क्या है, ड्राई होने नहीं देना इसको, क्योंकि अगर ये ड्राई हो गया ना आपका पूरा कॉलम खराब हो जाएगा। हो गया, 2 काम हो गए। अच्छा, अब आपने टैप बंद कर दिया। स्टेप नंबर 3, ऐड मिक्सर। अब आपने इसमें क्या डाला है, मिक्सर डाला है। अब देखिएगा मैं एक चीज बताता हूं, ये आपने इसमें मिक्सचर डाल दिया। नाउ दिस वन इज योर मिक्सचर, आ गया मिक्सचर। अब पता है आप क्या करेंगे, 2 काम एक साथ करेंगे। इसके नीचे रख दें एक बीकर, देखते जाइए बात समझ में आ जाएगी। बीकर रखा, अच्छा, कंटिन्यूअसली स्टेप 4 दोबारा देखिएगा, ऐड सॉल्वेंट। अब आपने इसमें सॉल्वेंट ऐड करना है कंटिन्यूअसली और नीचे से टैप खोल देनी है। तो बताओ आपका सॉल्वेंट नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेगा, सही है। जब आप इसके अंदर सॉल्वेंट डालेंगे तो वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा।
नीचे की तरफ आएगा तो वो जो आपने मिक्सचर डाला है उसे अपने साथ डिसॉल्व करके नीचे लेके आएगा ग्रेविटी की वजह से। ऊपर से मिक्सचर जब आपने डाला, देखो स्टेप्स लिखे हुए हैं, पहले स्टेप में मैंने क्या किया, पानी डाला ताकि सेटल डाउन हो जाए। ओके, एक काम हो गया। और हमेशा उसके लेवल से थोड़ा ऊपर रखना है ताकि वो सॉलिड ड्राई ना हो जाए। उसके बाद आपने उसमें हेक्सेन डाला पूरा, ताकि पूरे कॉलम में पूरा जो भी सेटल डाउन है आपका पूरा सॉल्वेंट सेटल डाउन हो जाए। फिर आपने क्या डाला, मिक्सर। अब जब मिक्सर डाला उसके बाद फिर क्या डाला, सॉल्वेंट। तो जब आप मिक्सर डालेंगे ऊपर से सॉल्वेंट डालेंगे और नीचे से टैप खोल देंगे तो आपका सॉल्वेंट उस मिक्सचर को डिसॉल्व करके नीचे की तरफ लाएगा, यस और नो। अब यहां से आपकी क्रोमेटोग्राफी शुरू हो गई। देखिए, आपका सॉल्वेंट उस मिक्सचर को डिसॉल्व करके नीचे की तरफ लेके आ रहा है। उस मिक्सचर के कुछ कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन या सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में ज्यादा होगी और कुछ की इंटरेक्शन आपके इस एलुमिना या सिलिका के साथ ज्यादा होगी। अब आप सिंपल सी लॉजिक सुनो, होगा क्या, जिन कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ ज्यादा होगी वो ज्यादा फास्ट नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन जिन कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन आपकी एलुमिना या सिलिका के साथ स्ट्रांग होगी वो ऊपर से नीचे स्लो मूव करेंगे। तो बताओ, अगर एक चीज फास्ट मूव कर रही है और एक स्लो मूव कर रही है तो इसी कॉलम के अंदर आपको अलग अलग नए नए कलर्स नजर आएंगे। नीचे से खुला हुआ है, जैसे डिफरेंट कलर के ना बैंड्स नजर आएंगे यहाँ पे। यहाँ एक अलग कंपोनेंट नजर आ रहा होगा आपको, इसी तरीके से यहाँ एक अलग कलर नजर आ रहा होगा आपको। आपने सॉल्वेंट रोकना नहीं है, सॉल्वेंट कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कंटिन्यूअसली ऐड करते रहना है, उसे ड्राई होने नहीं देना। हो गया। अब देखिएगा, पता है ये टीएलसी से ज्यादा अच्छी टेक्निक क्यों है। जैसे ही कोई एक कंपोनेंट इस टैप की टिप तक पहुंचेगा, आप इस टैप के नीचे ना टेस्ट ट्यूब रख दें। बताएं, आपका पूरे का पूरा कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा, नहीं होगा। आपको नजर आ रहा होगा बाकायदा डिफरेंट कलर्स के कंपोनेंट्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, अलग अलग खूबसूरत खूबसूरत कलर नजर आ रहे होते हैं। तो जैसे ही वो बिल्कुल टिप तक पहुंचे आप उसके नीचे ना एक टेस्ट ट्यूब लगा दें, तो वो आपका पूरे का पूरा कंपोनेंट उस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट भी हो जाएगा। इससे पहले हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम कहते हैं ये ज्यादा अच्छी टेक्निक है। अब यहाँ पे एक सवाल दिमाग में आना चाहिए, सर बहुत सारी चीजें तो इसको देख के समझ आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल Al2O3 आपका स्टेशनरी फेज है। ये तो आपका स्टेशनरी फेज हो गया, डन हो गया। अच्छा, ये सॉल्वेंट आपका क्या होगा, मोबाइल फेज। दो बातें हो गई। आपका स्टेशनरी फेज सॉलिड है या लिक्विड है, सॉलिड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है आपकी टेक्निक का नाम क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन। अब यहां पे एक सवाल समझ में अभी भी नहीं आया होगा, सर हमने टीएलसी और पेपर क्रोमेटोग्राफी में आर एफ निकाला था, रिटेंशन फैक्टर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। सवाल ये है यहां क्या निकालेंगे, यहां आर एफ नहीं होता बल्कि आर टी होता है। आर एफ स्टैंड्स फॉर रिटेंशन फैक्टर, आर टी स्टैंड्स फॉर रिटेंशन टाइम। अब देखो कितनी सिंपल सी टेक्निक है। आपने सॉल्वेंट डाला, जरा समझना है इस बात को, आपने सॉल्वेंट डाला, अभी टैप ऑन नहीं किया, जैसे ही आप टैप ऑन करेंगे सॉल्वेंट नीचे आएगा, कंपोनेंट्स को साथ लाएगा। जैसे ही आप टैप ऑन करें ना, आप स्टॉप वॉच ऑन कर दें, ठीक है, टाइमर ऑन कर दिया। अब आपने टाइमर रख दिया, जैसे ही पहला ड्रॉप ऑफ द कंपोनेंट आपकी टेस्ट ट्यूब में गिरे, आप उस कंपोनेंट का टाइम नोट कर लें।
उस टाइम को क्या कहते हैं? रिटेंशन टाइम। सो वो टाइम जो किसी कंपोनेंट को इस कॉलम में से पास होने में लगे, हम उसे बोलते हैं रिटेंशन टाइम। बात वही हो गई, वहां पे रिटेंशन फैक्टर था, यहां पे रिटेंशन टाइम होता। तो रिटेंशन टाइम किसे कहते हैं? अलग से थोड़ा लिख दूं ताकि भूल ना जाओ। RT stands for retention टाइम। और रिटेंशन टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन for a component to pass through the column। अब बाकी वही अब मुझे बताओ, जैसे मैं आपसे एक सवाल अगर जनरली पूछूं, थोड़ा सोचो इसके बारे में। सपोज करो आपके पास तीन कंपोनेंट है, ठीक है? मैं इसे कह रहा हूं ये है ए, ये है बी और ये है सी। सबसे शॉर्ट टाइम सी का है और सबसे हाईएस्ट रिटेंशन टाइम ए का है। आपने कहा शॉर्टेस्ट टाइम रिटेंशन टाइम किसका है? कंपोनेंट सी का। और लॉन्गेस्ट टाइम ए का है। तो आपको समझ में आ रहा है रिटेंशन टाइम आपको ए और सी के बारे में क्या बता रहा है? वही चीजें जो आपने आरएफ से निकाली थी वो यहाँ पे भी है। जिस कंपोनेंट का रिटेंशन टाइम सबसे कम होगा उसका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, स्टेशनरी के साथ कम है। यानी मोबाइल फेस के साथ ज्यादा है और स्टेशनरी के साथ कम है। और जिसका टाइम सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है उसका स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, तभी तो वो देर से बाहर आ रहा है, उसकी इंटरेक्शन वहां ज्यादा है यहाँ पे, और सॉल्वेंट के साथ कम है। तो जैसे आप आरएफ वैल्यू से कुछ चीजें एनालाइज कर सकते थे, कुछ चीजें एवेलुएट कर सकते थे, इस तरह आप इससे भी कर सकते हैं। कोई बाकी कोई इतनी इसमें मुश्किल चीजें नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको तीन तरह की क्रोमेटोग्राफी बताई। मैं आपसे फिर एक ही बात बोलूंगा, क्या हम उन चार बातों से बाहर निकल पाए? जी नहीं। इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूं, यार पेपर क्रोमेटोग्राफी किसी को समझा दो ना, किसी भी बच्चे को पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद बोलो अब तुम दुनिया की किसी भी क्रोमेटोग्राफी में घूम जाओ, यही टेक्निक रहेगी, बस एडवांस होती जाएगी। अब देखो ये टीएलसी से भी ज्यादा एडवांस है। वहां पे तो आप वो स्क्रैच करके पैचेस बना के उसे निकाल के और सॉल्वेंट में डाल के और टेस्ट ट्यूब में करके और सेपरेट करते थे। यहाँ तो ये चक्कर ही नहीं है, आप डायरेक्ट आपको पूरा पूरा कंपोनेंट आपको टेस्ट ट्यूब में अलग 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 मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल करने में बड़ा मजा आता है, बड़े खूबसूरत किस्म के ना कलर्स मिलते हैं, जो बहुत प्यारे मजेदार होता है। ये हो गया हमारा तीसरा क्रोमेटोग्राफी, थर्ड क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब देखो मैंने कहा ना ग्रेजुअली हम एडवांस होते जाएंगे। पेपर थोड़ा पुराना हो गया, टीएलसी थोड़ा पुराना हो गया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी थोड़ा और पुराना हो गया। अब हम जो पढ़ने लगे हैं ये थोड़े न्यू टेक्निक्स हैं, क्रोमेटोग्राफी में थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है। फोर्थ इज नोन एज गैस क्रोमेटोग्राफी, और कुछ लोग इसे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी, और ना कभी कभी लोग इसे जीएलसी यानी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। अभी समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों होता है। गैस लिक्विड ग्राफी भी कहते हैं इसको। थोड़ा सा मैं इसका जरा, हालांकि नहीं पूछता आपसे कि पूरा इसका स्ट्रक्चर बना और ये, लेकिन
समझने के लिए, थोड़ा सा आपको चीज़ें आसान करने के लिए मैं ज़रा थोड़ा डायग्राम बना के समझा देता हूँ, ज़रा देखिएगा। ये एक गैस का सिलेंडर समझ लो, कोई कंटेनर समझ लो, जो भी है, गैस सिलेंडर समझ लो। ये गैस का सिलेंडर होता है। इस गैस सिलेंडर के अंदर कोई भी इनर्ट गैस रखी जाती है। ओके, अब यहां पर, इस जगह पर, यहां पे आप या एक सिरिंज होती है जिसमें सैंपल पड़ा हुआ था, ठीक है। अब देखिए, ये अगर मैं हाँ, अच्छा, मैं कोशिश तो करूंगा कि मैं कुछ बेहतर कर सकूं इसको। ये मैं ट्यूब्स बना रही, ये कैपिलरी ट्यूब्स टाइप की होती हैं, ठीक है। अब देखिएगा, समझ में आ जाएगी बात। अबे, ये मैं अबे क्या कर रहा है भाई? ओके, मेरा ख्याल है मैंने कुछ बेहतर बना लिया है। अभी इससे बात समझ में आ जाएगी। ओके, थोड़ा सा मैं अब मतलब एक्सप्लेन करूंगा ना, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। यहाँ देखिएगा, ये गैस सिलेंडर है जिसमें कोई इनर्ट गैस होती है, पहली बात। पता है, एक मार्क का सवाल भी पूछता है, नेम अ सूटेबल गैस, तो यूजुअली यहां पे लोग नाइट्रोजन लिखते हैं और हीलियम लिखते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है। अच्छा, ये है आपका सैंपल जिसे आप सेपरेट करना चाह रहे हैं। वो एक गैस सिरिंज में होता है, ठीक है, सिरिंज टाइप की होती है, उसके अंदर सैंपल होता है। अच्छा, ये जो मैंने बीच में बॉक्स टाइप का बनाया है, ये थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल अवन होता है, जिसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं। थर्मो स्टैटिकली कंट्रोल अवन होता है। अच्छा, इसमें ये जो कैपिलरी ट्यूब्स आपको नजर आ रही है, छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब्स टाइप की हैं, ये जो ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स के अंदर, इनसाइड द ट्यूब्स, इन ट्यूब्स के अंदर हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड पॉलीमर्स होते हैं बेटा।
इसके अंदर कह रहा हूं, ये जो ट्यूब के अंदर है यहां पर हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड पॉलीमर होता है। अब आप देखें मैंने क्या कहा, क्रोमेटोग्राफी दुनिया की कोई भी उठा ले, ऐसी क्रोमेटोग्राफी जो आपने कभी सुनी भी ना हो, आप उसको इजीली समझ जाएंगे अगर आपको सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट आ जाए। यहां पर एंड में डिटेक्टर या एनालाइजर लगा होता है, ठीक है। ये जो आपका एंड है यहां पे आपने इसको और एडवांस किया, यहां होता है डिटेक्टर ऑफ द कंपोनेंट एंड एनालाइजर। डिटेक्टर और एनालाइजर होता है। अब आप इसकी पूरी टेक्निक समझे, हुआ क्या, आपने सैंपल एंटर किया यहां और इस गैस सिलेंडर का वॉल खोल दिया आपने। जब आप उसका वेल्व खोलेंगे तो गैस प्रेशर से आगे की तरफ जाएगी, अपने साथ उस सैंपल के जितने कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी साथ आगे धक्का दे देगी। जब आपके सैंपल के कंपोनेंट्स इस थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल ओवन में कैपिलरी ट्यूब के अंदर आएंगे तो आप सोचें कुछ कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन इन हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड पॉलीमर के साथ ज्यादा होगी, कुछ कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन इनके साथ वीक होगी। तो जिन कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन इस लिक्विड पॉलीमर के साथ स्ट्रांग होगी वो देर से बाहर आएंगे, और जिनकी इंटरेक्शन इनके साथ कम होगी वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन आपने दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। बेसिकली इसमें आपके मोबाइल फेस का बहुत बड़ा अमल दखल नहीं होता, बल्कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है उसका ज्यादा इंटरेक्शन होता है, यानी उस पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। अब आप देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इस पूरी क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपको मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज और टेक्निक समझ आ रही है, तो आप कहेंगे हाँ। सो सिंपल, व्हाट इज योर मोबाइल फेज? यस, दिस इज योर mobile phase. What's your stationary phase? High boiling point liquid polymer. क्या आपका स्टेशनरी फेज हो गया। अब बताओ टेक्निक को पार्टीशन बोलोगे या फिर एड्सॉर्प्शन? क्यों बोलोगे पार्टीशन? कितनी सिंपल सी टेक्निक है। पार्टीशनड टेक्निक हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था ये पूरा टॉपिक ना थ्योरेटिकल है। ये सवाल पूछता है ये कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, इसका क्या मतलब। बाकी एज इट इज इसमें भी क्या होगा, आर टी होगा, आर एफ नहीं हो सकता। जाहिर बात है आपके कंपोनेंट्स को इन कैपिलरी ट्यूब्स में से गुजर के डिटेक्टर तक आने में, डिटेक्टर का रिस्पॉन्स आने में जो टाइम लगेगा उसे आप रिटेंशन टाइम बोलेंगे, दैट्स इट। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज और भी पूछता है, वो भी याद रखिएगा। अक्सर ना आपको पेपर में इसका एक ग्राफ नजर आएगा, पास पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना तो आपको एक ग्राफ नजर आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ कुछ ऐसा होगा जैसे y एक्सिस के ऊपर ना डिटेक्टर रिस्पॉन्स लिखा होगा यार। अब आप इसके बाद क्रोमेटोग्राफी के जितने क्वेश्चन है सब सॉल्व कर सकते हैं, और यहां पे आपके पास टाइम होगा आर टी या रिटेंशन टाइम, ठीक है। मिनट्स में हो, सेकंड्स में हो। अब जरा देखिएगा यहां पता है हो क्या रहा होगा, ऐसे दिए होंगे उन्होंने।
नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। इससे आपको ना अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, सपोज करो ये मैंने लिखा है, मैंने मैंने एक सैंपल लिया, उसको मैंने गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में डाला, ठीक है, या गैस क्रोमेटोग्राफी में डाला। इसको मैंने कह दिया कंपोनेंट ए, इसे कह रहा हूँ कंपोनेंट बी, और इसे कह रहा हूँ कंपोनेंट सी। चलो सपोज, अच्छा पहली बात याद रखिएगा, ये डिटेक्टर रिस्पॉन्स, ये जो आपको पीक्स नजर आ रही हैं, कितनी पीक्स नजर आ रही हैं? तीन। इसका मतलब है तीन कंपोनेंट है। रिटेंशन टाइम आपको दिया हुआ वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, आपको पता है। फास्ट और स्लो वाली चीजें समझ में आ गई, कौन पहले निकला कौन बाद में निकला। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये जो पीक्स है, इनका एरिया जो है, एरिया अंडर द पीक, वो आपको अबंडेंस या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी बताते हैं, यानी कितने परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला, दिस एरिया, this shows percentage of component, abundance या परसेंटेज, कौन सी चीज कितनी है ये भी बताता है, abundance बताता है। अब जैसे ना आपसे सवाल बोलेगा कौन ज्यादा है कौन कम है, आपको परसेंटेजेस सबकी दे देगा, आपको बोलेगा कंपोनेंट बी की परसेंटेज निकालो। अच्छा, एक दफा उसने ये हरकत भी की, जैसे इसने ये दिया और कुछ भी नहीं दिया, उसमें सिर्फ एरिया दे दिया और पूछा ये बताओ इस पूरे में बी की जो परसेंटेज है वो कितनी है। क्या आप सिर्फ शक्ल देख के गैस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कुछ दिया हुआ ही नहीं, ये तो क्वालिटी है उसकी, कुछ देता ही नहीं है। 25% होगा, क्योंकि आप गौर से देखें ना, ये ये इन दोनों का डबल है। तो अगर आप इसको 50% एज्यूम कर लें, तो ये दोनों कितने हो गए? आप समझ में आई? एक दफा इसने ये हरकत की है, वरना यूजुअली परसेंटेजेस देता है, यूजुअली परसेंटेजेस देता है, लेकिन एक दफा उसने हरकत ये की है कि उसने ना परसेंटेज नहीं दी। एक दफा ऐसा हुआ है, उसने बस डायरेक्ट पूछ लिया बच्चों से कि ये बताओ कि जो है वो इसकी परसेंटेज क्या होगी। वो तो एरिया जो होता है, एरिया अंडर द पीक जो होता है, वो अबंडेंस या कंपोनेंट को बताता है कि वो कितने परसेंट है या वो कितनी क्वांटिटी में है, ये वो बता रहा होता है। और ये डिटेक्टर रिस्पॉन्स होता है। तो इसके अंदर आपसे ना अक्सर ग्राफ दे के भी सवाल पूछ लेता है, तो बस वो आपको पता होना चाहिए। बाकी रिटेंशन टाइम पर कोई कोई सब कुछ एज इट इज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सब जैसे हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हीं चीजों को एडवांस करते जा रहे हैं। अब तुम देखो, क्या आपको नहीं फील होता ये कि यार गैस क्रोमेटोग्राफी थोड़ी और एडवांस टेक्निक है देन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी? और अच्छी लग रही है ना, कि और हम आगे आ गए। कहाँ हम सिर्फ पेपर से शुरू किए थे ना, अब और आगे बढ़ गए। इसको गैस और लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका मोबाइल फेस क्या है और आपका स्टेशनरी फेस क्या है, इसीलिए इसको लोग गैस लिक्विड भी बोलते हैं। दोनों नाम है, कुछ लोग इसको सिर्फ गैस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, कुछ लोग इसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ, हमारा लास्ट क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी। दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांस टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अगर कोई है तो वो एचपीएलसी है। एचपीएलसी, यानी पूरी दुनिया में अगर लोग अब क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं रिसर्च लेवल के ऊपर, तो वो एचपीएलसी होती है। बाकी ये कुछ लोग गैस क्रोमेटोग्राफी थोड़ी बहुत होती है, बट सबसे ज्यादा यूज होने वाली एचपीएलसी है। बाकी जो शुरू की क्रोमेटोग्राफी है वो तो स्टूडेंट्स को सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए है, बस स्कूलों तक रह गई है वो। फिफ्थ, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड
क्रोमेटोग्राफी। एच पी एल सी कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे लगता है अगर आपको बताए, जैसे मैंने आपको देखो डायग्राम हालांकि आपसे नहीं पूछता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी डायग्राम का जरा समझ आ जाए तो आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं कि यार हो क्या रहा होगा। इसीलिए मैं छोटी सी एक रफ सी डायग्राम बना देता हूँ इसकी पहले, छोटी छोटी पार्ट जो बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ देखिएगा, ये कुछ ऐसा होता है, एक सॉल्वेंट का टैंक होता है यहाँ। यहाँ में कोई सॉल्वेंट होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि यार बात समझ आ जाए। हम्म, ओके। यहाँ मैंने बनाना है ऐसे, एग्जैक्टली तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरी इस थोड़ी सी एफर्ट से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। Look at here. ओके, अच्छा अब यहाँ देखिएगा, सबसे मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल यहाँ से ना। ये आपका ना सॉल्वेंट होता है, ये आपका है सॉल्वेंट। यूजुअली यहाँ पे सॉल्वेंट मीथनॉल यूज होता है। इस जगह पर हाई प्रेशर पंप यूज होता है, हाई प्रेशर पंप। भाई हाई प्रेशर पंप इसलिए यूज होता है ना कि आप जैसे बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर आप किसी, आप नहीं पानी का टैंक भरने के लिए मोटर ऑन करते हैं तो पानी निकलता है ऊपर जाता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने उस सॉल्वेंट टैंक में से सॉल्वेंट को बाय पंप फोर्स किया आगे की तरफ। ये आपका सैंपल होता है, ठीक है। ये वही जिस तरह आपने अभी कॉलम क्रोमेटो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपने सैंपल इंजेक्ट किया था, इसी तरीके से यहां भी होता है। ये आपका सैंपल है, ये आपका कॉलम है, और इस कॉलम के अंदर सिलिका या एल्यूमिना पैक्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में किया था हमने। तो यहां पर आपको ये क्या मिला आपको, दिस वन इज पाउडर्ड एल्यूमिना या फिर सिलिका। और यहां एंड में आपको एनालाइजर और डिटेक्टर मिल गया बेटा। दिस इज एनालाइजर डिटेक्टर। मुझे यकीन है आपको इसकी शक्ल देख के समझ में आ गया होगा कि ये
एक एडवांस्ड फॉर्म है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। गौर करें आप, आपने वहां पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर एल्यूमिना सिलिका यूज किया था और आपने सॉल्वेंट के जरिए से अपने मिक्सर कंपोनेंट्स को उस कॉलम में से गुजारा। यहां पे क्या कर रहे हैं, बाय फोर्स आप अपने कंपोनेंट्स को उस सॉल्वेंट के जरिए से आगे कॉलम्स में से गुजार रहे हैं, पंप लगा के। यही काम वहां भी किया था, वहां स्लो होगा, आराम आराम से ग्रेविटी की वजह से आ रहा होगा, यहां बाय फोर्स आप काम कर रहे हैं। तो गौर से देखिए, ये जो सॉल्वेंट आपका है ये आपका मोबाइल फेज हो गया। अगेन वही बात आ गई, ये आपका स्टेशनरी फेज हो गया। नजर आ रहे हैं भाई, कुछ कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ होगी, ज्यादा होगी, कुछ की सॉल्वेंट के साथ ज्यादा होगी। जिनकी सॉल्वेंट के साथ ज्यादा होगी वो इस कॉलम में से जल्दी निकल जाएंगे, उनका रिटेंशन टाइम कम होगा। और जिनकी इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ कम हो, स्टेशनरी के साथ ज्यादा हो, उनका रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा, वो देर से बाहर आएंगे। अच्छा, अब एक सवाल दिमाग में आएगा कि सर सब कुछ ठीक है, एक चीज अभी भी नहीं समझ में आई, आप इसे एडवांस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वही काम तो कर रहे हैं जो आप कॉलम में कर रहे थे, तो इसमें एडवांस क्या चीज है वो खास याद रखनी है। पता है इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आप सिर्फ मिक्सर के कंपोनेंट सेपरेट नहीं करते, बल्कि मिक्सर के कंपोनेंट सेपरेट करने के साथ साथ उन कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर, उनके फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सवाल आता है हाउ। इस तरह कि आप किसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में एनालाइजर या डिटेक्टर के साथ साथ पता है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर लगा सकते हैं, आप इसके साथ IR इंफ्रारेड भी लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ कंपोनेंट्स को रिसीव करके आपको नहीं बताता, बल्कि उन कंपोनेंट्स को रिसीव करने के बाद उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प कर सकता है। इसीलिए आप इसे बोलते हैं सबसे लेटेस्ट टेक्निक, कि ये आपको सिर्फ नहीं बताएगा भाई चलो इसके पे 5 कंपोनेंट है, इसमें 3 कंपोनेंट, इसमें 2, नहीं, उसके अलावा उससे भी एडवांस चला जाएगा, उन कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शनल ग्रुप, सब चीजें। तो ये कंपैटिबल होता है कि आप इस इंस्ट्रूमेंट के साथ ना और डिफरेंट लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट भी लगा सकते हैं। अब देखो, मास स्पेक्ट्रोमीटर पूरी एक अलग दुनिया है। तो जब आपने इसके साथ मास स्पेक्ट्रोमीटर लगाया होगा, तो वो मास स्पेक्ट्रोमीटर वो फ्रैगमेंट्स, वो अबंडेंस और उसके पता नहीं क्या क्या नंबर ऑफ कार्बन और ये सब चीजें बता रहा होगा। इसी तरह अगर आप इसके साथ IR कर लें तो क्रोमेटोग्राफी प्लस एक अलग टेक्निक और आ गई, तो ये पूरी कंटिन्यूअस चल रही होती है। इसीलिए आप इसे कहते हैं कि ये सबसे मोस्ट एडवांस टेक्निक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब आप देखें मैंने आपको 5 टाइप की क्रोमेटोग्राफी कराई, बिल्कुल कराई। क्या मैं इन पांचों क्रोमेटोग्राफी में से उन्हीं 4 बातों से कहीं आगे पीछे गया हूं? नहीं गया हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि इसमें मोबाइल फेज आपका सॉल्वेंट है, स्टेशनरी फेज आपका एल्यूमिना या सिलिका। क्या आप बता सकते हैं HPLC टेक्निक कौन सी होगी? हाउ डू यू नो दैट? ये एड्सॉर्प्शन हो गई। अच्छा, एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो, एड्सॉर्प्शन जाहिर बात है, आप किसी सॉलिड के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते, उसके साथ सिर्फ चिपक सकते हैं, उसके सरफेस पे जाकर अटैच हो सकते हैं ना, बस इसीलिए हम उसको एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। लेकिन अगर आप लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर कंपोनेंट्स पेनिट्रेट कर सकते हैं ना, सब अंदर जा सकते हैं उसके अंदर, तो हम उसे कहते हैं कि यार कंपोनेंट्स ने खुद को पार्टीशन कर दिया, यानी कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। लेकिन सॉलिड के साथ आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि सॉलिड में क्या होगा, वो जाके ज्यादा से ज्यादा कोई कंपोनेंट क्या होगा, सरफेस की ज्यादा इंटरेक्शन की वजह से जाके उस पर चिपक जाएगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए आप ये 2 वर्ड यूज करते हैं, एड्सॉर्प्शन और
पार्टीशन के लिए। और कितना आसान है, अगर आपका कोई स्टेशनरी फेस सॉलिड हो रहा हो तो एड्सॉर्प्शन बोल दो, और अगर वो कोई लिक्विड है तो उसको पार्टीशन बोल दो। बट अगेन आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। अब क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? दुनिया की हर जगह जहाँ आपको कंपोनेंट्स, अब देखो ओ लेवल्स में तो आप बहुत लिमिटेड नॉलेज थे, बस सिर्फ वहाँ हम लोग एक रट्टा लगाते थे, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ तो बहुत कुछ है, सिर्फ सेपरेशन नहीं है, तो पूरी मतलब एनालाइजिंग टेक्निक है। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे HPLC है, इससे तो आप पूरी केमिस्ट्री निकाल सकते हैं कंपोनेंट्स की, मिक्सचर की। समझ आ रही है? तो इसके साथ ही हमारा क्रोमेटोग्राफी एंड, हमारा क्रोमेटोग्राफी मैक्सिमम 2 ही लेक्चर का होता है। थैंक यू सो मच।